प्रिय विद्यार्थियों, विश्व इतिहास में 1453 एडी से जब आधुनिक युग का आविर्भाव हुआ, तब कालांतर में पोप के निर्देश पर पुर्तगाल और स्पेन के लोग दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए नए जल मार्ग की तलाश के लिए निकले। 8 जुलाई सन 1497 को वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला और पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए वह 17 मई सन 1498 को कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। यहां से भारतीय इतिहास में गामा एज की शुरुआत होती है। पुर्तगालियों का इंटरेस्ट केवल भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में रहा, तटीय क्षेत्रों में रहा और कालांतर में 16वीं सदी के व्यापार और वाणिज्य में उन लोगों का वर्चस्व कायम रहा। वास्को डी गामा के लौटने के उपरांत उन्हें इतना अधिक लाभ पहुंचा था कि कहा जाता है 60 गुना लाभ उन्होंने कमाया था। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार उन दिनों कितना लाभदायक रहा होगा। कालांतर में 17वीं शताब्दी में भारत में डच लोग व्यापार के क्षेत्र में आगे आए। हालांकि उनका इंटरेस्ट दक्षिण एशिया के अन्य देशों में था, लेकिन भारत को एक पड़ाव के रूप में वे इस्तेमाल करते थे। भारत की चर्चा जब यूरोप में होने लगी, तब 18वीं सेंचुरी में यूरोप की दो प्रमुख शक्तियां यानी अंग्रेजों की शक्ति और फ्रांसीसियों की शक्ति भारत में आई, व्यापार करने के उद्देश्य से आई। लेकिन बाद में दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसको हम कर्नाटक युद्ध के जरिए जानते हैं। और इन युद्धों में अंततः विजयश्री अंग्रेजों को प्राप्त हुई। 23 जून सन 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल से अपने शासन की शुरुआत की, जो कालांतर में 1947 तक प्रभावशील रहा। अंग्रेजों के 190 वर्षीय शासनकाल को हम दो चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। एक शासनकाल ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 टू 1857 और दूसरा शासनकाल ब्रिटिश क्राउन का 1857 के उपरांत से लेकर 1947 तक। भारत में जो अंग्रेजी राज्य रहा, इसके जब हम सकारात्मक परिणाम की चर्चा करते हैं तो हमें देखते हैं कि सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम यह रहा कि एक ओर भारत एकात्मकता के सूत्र में बंध सका अंग्रेजी राज के अधीन, और आधुनिक इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्स्थापना इस अवधि में हुई, जिसको हम प्राच्यवादी इतिहास लेखन या ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। भारत में जो मध्यकाल था, जब मुसलमानों ने यहाँ पर 1206 से लेकर मुगल शासन काल के अंत तक जो शासन किया, उस अवधि में अनेक रचनाएं इतिहास के निमित्त लिखी गईं, जिनके माध्यम से भारत में राज्य करने वाले अंग्रेजों ने अपने पूर्व 700-800 सालों तक के इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर लिया। लेकिन जो 1200 से पहले का समय था, उस अवधि का ज्ञान बिल्कुल सतही था, क्योंकि यहाँ पर बेसिक तौर पर अंग्रेजों के आने के पूर्व या मुस्लिम शासनकाल के पूर्व
कोई व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। सन 1800 में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को शिक्षित करने के निमित्त कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की एक स्थापना की जाए। इसी कॉलेज के एक टीचर थे मिस्टर मृत्युंजय शर्मा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो पंडित के रूप में भी जाने जाते थे। इन्होंने सन 1808 में बांग्ला में एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था, लेकिन इस ग्रंथ का जब हम अवलोकन करते हैं तो ये देखने में आता है कि इसमें राजाओं के बारे में एक कल्पित चर्चा की गई थी। कोई वैज्ञानिक अध्ययन मिस्टर मृत्युंजय शर्मा का नहीं था, कोई बेस नहीं था। फिर भी तत्कालीन समय में उन्होंने ये लेखन किया था। भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो लेखन कार्य किया गया, उनमें रॉबर्ट ओर्मे का नाम मुख्य रूप से आता है, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी और इन पुस्तकों के माध्यम से ये हमको ज्ञात होता है कि अंग्रेज लोग, विशेषकर रॉबर्ट ओर्मे, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और वे भारत के अतीत को जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने भारत पर होने वाले जो पहले मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था राजा दाहिर के विरुद्ध सिंध के क्षेत्र में, वहां से लेकर अद्यतन उन्होंने एक संक्षिप्त इतिहास लिखने की कोशिश की। ओर्मे के बाद फ्रांसिस ग्लैडविन का नाम आता है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान 1783 में लिखा, जिसके मार्फत हमको जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो रॉबर्ट ओर्मे ने 2 ग्रंथों की रचना की थी, उसमें जो दूसरा ग्रंथ था उसमें प्राचीन भारत का संक्षिप्त विवरण, जो भी उस समय सोर्स उनको मिले होंगे, उसके आधार पर उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बाद में विलियम रॉबर्टसन ने 1792 में जो भारत में आने वाले ट्रेवलर्स रहे या राजदूत रहे, जिनमें हेरोडोट्स का नाम आता है, जिनको इतिहास का जनक भी कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका लिखा था और उसमें भारत के बारे में भी कुछ बातें उन्होंने लिखी थी। बाद के समय में मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका लिखा था, उनके विवरण से, प्लिनी के विवरण से, एरियन के विवरण से और अनेक यूनानी और रोमन साहित्य की मदद से उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की और उनका यह प्रयास रहा कि प्राचीन इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया जाए, ताकि भारत के अतीत को एक बार नए सिरे से पुनर्निर्मित करने का एक प्रयास तत्कालीन समय में प्राच्यवादियों या ओरिएंटलिस्ट या भारत शास्त्रियों, इंडोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं, उनके द्वारा किया गया। और कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित किया। ऐतिहासिक ग्रंथों की अनुपस्थिति में प्राचीन काल में जो इतिहास लेखन किया गया ओरिएंटलिस्ट लोगों के द्वारा, उनकी निर्भरता बहुत हद तक साहित्य के क्षेत्र में रही, साहित्य के द्वारा रही, अभिलेखों के माध्यम से रही, सिक्कों के माध्यम से रही, स्मारकों और मूर्तियों पर वह बेस्ड रही। इस युग में विलियम जोन्स के आगमन के पूर्व फ्रांसिस ग्लैडविन ने अबुल फजल की रचना को आधार बनाकर इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पेरर अकबर नाम से एक पुस्तिका उन्होंने प्रकाशित की।
इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समय में अंग्रेज भारत के इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत गहरी रुचि ले रहे थे। सन 1776 में नैथेनियल हेलहेड ने जेंटू लॉज नाम की पुस्तक लिखी। साथ ही साथ ए ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज भी इन्होंने लिखी। चार्ल्स विल्किंस ने 1770 में संस्कृत भाषा को सीखने के प्रति अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की और बाद में उन्होंने संस्कृत भाषा में काफी महारत हासिल कर ली, काफी जानकारी प्राप्त कर ली। और एक अन्य नाम हमें प्राप्त होता है जोनाथन डंकन का, जो कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो थे ही, लेकिन एक योग्य व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। और तत्कालीन समय में जो भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1785 तक इनका शासनकाल रहा। वे खुद अन्वेषण के प्रति, अनुसंधान के प्रति एक समर्पित व्यक्ति थे और उन्होंने खुद फारसी भाषा का भी एडिशनल ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही साथ जो पुराने चित्र या पांडुलिपियां अब तक अंग्रेजों को प्राप्त हुई थीं, उनको संकलित करने का कार्य भी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। इसी दिशा में विलियम जोन्स का नाम आता है, जो कि एक महान व्यक्ति थे, खुद कई भाषाओं के जानकार थे और कलकत्ता में जो अंग्रेजों के समय में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, उसके न्यायाधीश के रूप में वे यहाँ आए थे। जनवरी 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद से विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई और 1784 में विल्किंस ने भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया। भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में थी, जिसका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में कराया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बैनर तले। साथ ही साथ 1787 में हितोपदेश का भी अनुवाद कराया और जोन्स ने पंडित रामलोचन से बकायदा संस्कृत भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया। 1789 में शाकुंतला का भी अनुवाद किया गया और यह पुस्तक इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अगले 20 वर्षों में इसकी 5 वॉल्यूम रिलीज करनी पड़ी। देखते ही देखते गीत गोविंद का भी अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ और मनुस्मृति, जो कि हिंदू धर्म का विधि शास्त्र माना जाता था, उसका अनुवाद भी इन्होंने द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किया। लेकिन बाद में विलियम जोन्स के मरणोपरांत यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इस तरह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी भाषा में हुआ, उन अनुदित ग्रंथों से सारा विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ और इस समय के विद्वानों ने संस्कृत का प्राचीन फारसी, ग्रीक, लैटिन और यूरोप की अन्य भाषाओं के साथ एक कोरिलेशन को स्थापित करने की कोशिश की। जोन्स की खोज ने नॉर्थ इंडिया के लोगों को फारस वासियों और यूरोप वासियों का कुटुंब तथा मध्य एशिया को भारोपीय आर्यों का एक पालना बना दिया। हम लोग सेंड्रोकोट्स कौन था यह नहीं जानते थे, पॉलीब्रोथा किस नगर को कहा जाता था यह नहीं जानते थे, लेकिन पहली बार 1793 में विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि यूनानी ग्रंथों में जो सेंड्रोकोट्स है वह और कोई नहीं, भारत का पहला चक्रवर्ती शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। और जिस पॉलीब्रोथा की बात हो रही है वह तत्कालीन समय में भारत की राजधानी पाटलिपुत्र है।
और इसके साथ ही साथ भारत में जो यूनानी आक्रमण हुए, अलेक्जेंडर के आक्रमण हुए, उससे एक तिथि, ऐतिहासिक तिथि का निर्धारण हो सका और कालांतर में जो प्राच्यवादी थे इनकी दो धाराएं हम देखते हैं। एक धारा थी प्राचीन भारतीय ग्रंथों और दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्ययन और दूसरी धारा थी पुरातत्वीय खोज और प्राचीन अभिलेखों तथा स्मारकों आदि का अध्ययन, जिसकी चर्चा हम इस अध्ययन के दूसरे खंड में करेंगे। थैंक यू।